Hi students, this side is Harish. Today I will discuss here chapter number 2 in physics. The name of chapter is Physical Quantity and Measurement. This is class 6th. This is for class 6th. Now, as you can see, this chapter is whole moving around the measurement and different techniques of measurement, right? So first of all, the main term is measurement here. Now we will, first of all, we have to know what is the measurement exactly. Comparison of unknown magnitude with the standard for that quantity. क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो उस चीज़ के मैग्नीट्यूड को हम किसी दूसरी चीज़ जो कि स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब कि जो कि यूनिवर्सली मेजॉरिटी ऑफ पीपल के द्वारा एक्सेप्टेड है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट के थ्रू हम उस पर्टिकुलर सबस्टेंस या किसी ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं. तो इस कंपैरिजन को हम कहते हैं मेजरमेंट. ठीक है, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए उसमें दो चीजें हमें मेंशन करनी पड़ती हैं. पहला नंबर, दूसरा यूनिट. सपोज वी आर मेजरिंग अ लेंथ ऑफ एनी क्लॉथ, देन सपोज दिस लेंथ इज ऑफ 2 मीटर. ओके, तो हियर दिस इज 2 इज द नंबर एंड m इज द यूनिट. m मतलब मीटर. तो 2 मीटर इज द लेंथ ऑफ एनी cloth or any object, and it can be represented by two things, number and unit. So simply you can understand what is the measurement. And now further in this chapter we will know what is the standard unit. As you can see here, standard unit universally as base unit of measurement. ठीक है, मेजरमेंट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मेजरमेंट क्या होता है, वो अननोन मैग्नीट्यूड का अगर हम किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ अगर कंपैरिजन करवाते हैं तो वो मेजरमेंट होता है. ठीक है, अब इस मेजरमेंट को समझने के लिए यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया था स्टैंडर्ड. ठीक है, अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, वो यूनिट जो कि यूनिवर्सली एज बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ऐसी यूनिट जिसे हम एज अ बेस कंसीडर करते हैं यूनिवर्सली. ठीक है, एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल. ये वो यूनिट होती है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है. उसकी जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है और मोस्टली पीपल उसको अपने मेजरमेंट में यूज करते हैं ताकि और किसी ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड के साथ उसे कंपैरिजन करके हम उसकी मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकें. राइट. तो इस चैप्टर के अंदर जो हमें डिफरेंट टाइप्स के मेजर्स हमें पढ़ने हैं, उसके बारे में समझना है, वो है मेजरिंग ऑफ लेंथ, मेजरिंग ऑफ डायमीटर, ठीक है, मेजरिंग ऑफ मास, मेजरिंग एरिया, टाइम एंड फाइनली मेजरिंग टेम्परेचर. सो दीज आर द मेन हेड्स अंडर विच वी विल study this chapter and complete this chapter. So under the measuring of length, you will learn here the different equipment from which we can measure the length of any object. Number 1, vernier caliper, second ruler and third measuring tape. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इन तीनों टेक्निक्स का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. दूसरा, मेजरिंग द डायमीटर. डायमीटर को मेजर करने के लिए हम स्केल का भी यूज कर सकते हैं, वुडन ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं और स्क्रू गेज का भी यूज कर सकते हैं. इस तीनों का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम इस चैप्टर में समझाएंगे. ठीक है, मेजरिंग ए मास. किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करने के लिए हमें बीम बैलेंस या फिर डिजिटल बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है. एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसमें कि हम जो हमारे लेंथ और ब्रेथ को मेजर करने के पैरामीटर्स की हेल्प से लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करते हैं और उसको हम एरिया में कन्वर्ट करके हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, मेजरिंग टाइम. टाइम को मेजर करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे क्लॉक होती हैं, लाइक स्टॉप वॉच और कन्वेंशनल डिवाइसेस भी होती हैं इसको मेजर करने के लिए, जैसे सन क्लॉक. तो इसके थ्रू हम टाइम को मेजर करने की टेक्निक्स यहाँ पर पढ़ेंगे. नाउ फाइनली मेजरिंग टेम्परेचर. इसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं और टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन या फिर फारेनहाइट, इन तीनों डिग्री में से किसी एक डिग्री का यूज करके हम किसी भी डिवाइस का या किसी भी ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम थर्मामीटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ होल चैप्टर नंबर 2, फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट. Now we'll start to read the book and we will understand the further about this chapter.
ओके, चैप्टर 2 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का ओवरव्यू समझने के बाद हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मेजरमेंट। सबसे पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि मेजरमेंट क्या होता है और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो सबसे मेजर डिस्कस करते हैं। मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड विद अ स्टैंडर्ड ऑफ दैट क्वांटिटी। सपोज कोई भी क्वांटिटी है हमारे पास में, ठीक है, तो अगर मान लो हमें किसी भी क्वांटिटी का लेंथ मेजर करना है, वेट मेजर करना है, ठीक है, या फिर हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो हर जो भी हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो भी मेजरमेंट करना है तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड यूनिट जरूर होती है, ठीक है। तो अब उस स्टैंडर्ड यूनिट के साथ हम जिस क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हम कंपेयर करते हैं, और जो कंपेयर करने के बाद जब वो इक्वल हो जाती है, दैट मीन्स जो स्टैंडर्ड यूनिट का जो भी मेजरमेंट है वही मेजरमेंट वो अननोन क्वांटिटी या अननोन ऑब्जेक्ट का वो मेजरमेंट होगा, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था ओवरव्यू के टाइम पे कि मेजरमेंट करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, नंबर एंड अ यूनिट। अगर हम कहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की लेंथ 2 मीटर है या फिर ब्रेथ 2 मीटर है, दैट मीन्स 2 हियर इज द नंबर एंड मीटर दिस इज द यूनिट। नीड फॉर मेजरमेंट एक्चुअली क्या होता है कि हम रफली अगर हम किसी भी चीज़ का अगर आइडिया लगाते हैं या किसी भी चीज़ को कि मेजरमेंट के बारे में अगर हम गैस करते हैं लाइक विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट, ठीक है, कि हमें उसका एक्चुअल मेजरमेंट तो हमें पता नहीं है लेकिन हम अपना एक आइडिया लगाते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है कि हमें एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है जो एक्यूरेसी की हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है, और ये सारे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते हुए हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटीज इन फिजिक्स दैट आर केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं किसी स्टैंडर्ड यूनिट के थ्रू, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, इन सारी चीज़ों को मेजर किया जा सकता है। तो ये दीज ऑल थिंग्स आर फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी एज फंडामेंटल क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो मेजर करने के लायक है, तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जो कि किसी और दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो उन्हें कहते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे लेंथ है, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। मास है, मास को मेजर करने के लिए हम ग्राम किलोग्राम का यूज करते हैं। टाइम को मेजर करने के लिए हम सेकंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि इनको मेजर करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की या किसी और मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, वो ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको मेजर करने के लिए हमें अदर क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं एरिया, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हमें मीटर इंटू मीटर करना पड़ता है जब हमारा मीटर स्क्वायर बनता है। मीटर का स्क्वायर ऑफ मीटर मतलब हमारा एरिया होता है। तो स्क्वायर ऑफ मीटर को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर 2 मीटर क्वांटिटीज को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमें क्यूबिक ऑफ मीटर फाइंड आउट करना पड़ता है। मतलब मीटर की 3 क्वांटिटीज को मेजर करके तब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली फॉर डेंसिटी, स्पीड एंड फोर्स, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज हैं, इन क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। हमें पहले इनकी जो और पैरामीटर्स हैं पहले वो मेजर करने होते हैं, फिर इसको हम उसके फॉर्मूले के साथ एडजस्ट करके उस क्वांटिटी को इन फॉर्मूले के साथ एडजस्ट करके हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं, राइट। नाउ कम टू देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। दीज ऑल आर द मेजरेबल, ठीक है, और कैपेबल ऑफ मेजरमेंट। सो दैट्स वाई दीज ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटी लाइक एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड। नाउ हियर इज द फॉर्मूला। इन फॉर्मूले की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें इसके लिए हमें 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब कि हमें लेंथ और ब्रेथ को हमें अलग अलग मेजर करना होता है जब हमें एरिया की मेजरमेंट मिलती है। तो कहने का मतलब कि जो एरिया है वो कैसी यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट है, जिसमें मीटर इंटू मीटर को करने के बाद हमें मीटर स्क्वायर मिलता है, मतलब एरिया की यूनिट हमें मिलती है। तो सिमिलरली वी कैन सी फॉर दीज आल्सो नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखो कन्वेंशनली क्या होता था, कन्वेंशनली हम किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए या किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए हम अपने
फुट स्टेप को यूज करते थे, ठीक है, हैंड स्पैन को यूज करते थे, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं जो हम यूज करते थे, फुट स्टेप, आर्म लेंथ, हैंड स्पैन। तो ये सारी चीज़ें हम कन्वेंशनली यूज करते हुए आते थे किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। लेकिन इनसे होता क्या था कि हमें एक्यूरेसी नहीं मिल पाती थी जो एक्यूरेसी की हमें रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है। तो हम कन्वेंशनली हम क्या सोचते थे कि हम एक फुट को हम एक पेस के बराबर मानते हैं, वन हैंड को हम एक क्यूबिक के बराबर मानते हैं, ठीक है, और एक ये जब हम अपने हैंड को स्ट्रेच करते हैं इस पोजीशन में तो इसको एक हैंड स्पैन कहते हैं, और एक फुट की लेंथ को हम अ फुट कहते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल फिक्स नहीं होती हैं, ये पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसे हम ऐसा एज ए स्टैंडर्ड यूनिट हम इनको नहीं कंसीडर कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट। तो हमें क्या है कि हमें ऐसी यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि टाइम के साथ, ठीक है, या फिर एज के साथ या किसी स्टेज के साथ उसमें किसी प्रकार का एक्सपेंड या फिर किसी भी प्रकार का डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट ना हो। तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करते हैं। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम कन्वेंशनली मेथड्स हमारे जब यूज नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी, तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट को हम मेजरमेंट में लेके आते हैं। A unit which is accepted by a majority of people to be used as a basic unit of measurement is called standard unit, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल के द्वारा एक्सेप्टेड होती है और उसे हम मेजर करने के लिए एज अ बेस यूनिट कंसीडर करते हैं तो उसे हम स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड यूनिट आर हेयर, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन। ये इसके सिंबल्स हैं। मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, एंड केल्विन को के से। तो जैसे हम अगर बात करें लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम को अगर हम मेजर करते हैं तो इसकी फंडामेंटल यूनिट जो बनती है वो बनता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसको हम कंबाइंडली कह सकते हैं एम के एस सिस्टम, ठीक है। तो ऑफिशियली अगर हम इस टाइप के सिस्टम को जो नाम देते हैं वो हम एसआई यूनिट इसको हम नाम देते हैं, जो कि यूनिवर्सली इस सिस्टम को जाना जाता है। The unit that are used universally as a base unit of measurement are known as standard unit, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमें एक बेस यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये कभी भी चेंज नहीं होती, वेरिएबल नहीं होता है इसके अंदर, ये फिक्स यूनिट होती है ताकि टाइमली इसका जो मैग्नीट्यूड है या फिर इसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज ना हो। तो इसको एज अ बेस यूनिट कंसीडर करते हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और इस यूनिट को हम स्टैंडर्ड यूनिट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये कुछ प्रीफिक्स हैं। क्लो, अगर किसी के सामने हमने क्लो लगा रखा है, डेसी लगा रखा है, सेंटी, मिली, माइक्रो, तो इनको रिप्रेजेंट करने के ये सिम्बल्स रिप्रेजेंट करते हैं इन सिम्बल्स के थ्रू। और इनका मीनिंग होता है किलो मतलब 1000, डेसी मतलब 1/10, सेंटी मतलब 1/100, मिली मतलब 1000, माइक्रो मतलब 1 मिलियन। नाउ वी कम टू द मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ मैट्रिक यूनिट्स, ठीक है। मेजरिंग लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड मल्टीपल यूनिट्स। अगर हम किसी लार्ज क्वांटिटी में, द यूनिट विच आर यूज टू मेजर लार्ज क्वांटिटी, ऐसी यूनिट जो कि लार्ज क्वांटिटी को मेजर करने में हेल्प करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल यूनिट्स। और सब मल्टीपल्स यूनिट क्या होती है, जो कि स्मॉल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज की जाती हैं, उसे हम कहते हैं सब मल्टीपल्स ऑफ मैट्रिक यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम मल्टीपल यूनिट की बात करें तो मल्टीपल यूनिट के अंदर हमारे पास आता है किलोग्राम, ठीक है। और अगर हम सब मल्टीपल यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास आता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लाइक दिस। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आती है, हम जो सारे मेजरमेंट्स हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए हम पहले जो बात करते थे, हम हैंड स्पैन की बात करते थे या एक वन हैंड स्टेप की बात करते थे कन्वेंशनली। लेकिन वहाँ पर क्या है कि हमारी लेंथ की एक्यूरेसी नहीं आ पाती है, तो इसके लिए हमने इसके लिए यूज करना स्टार्ट किया है रूलर या फिर टेप रूलर। या जैसे मेजरिंग ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए बेसिकली जो हम एसआई यूनिट होती है इसकी वो मीटर होती है। लेकिन अगर हमारे पास लेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हम उसके लिए किलोमीटर यूनिट का यूज करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है।
यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मेजरिंग टेप के थ्रू एक विंडो की लेंथ को यहाँ पे मेजर किया जा रहा है। ठीक है, अब ये मेजरिंग टेप का हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, रूलर स्केल का हम कैसे यूज करते हैं वो हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे लेंथ को मेजर करने वाली जितनी भी यूनिट्स हैं उसके बारे में हमें समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये सारी यूनिट हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच और फुट। इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, सिमिलरली 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। तो ये सारे कन्वर्जन के टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट होती है इन सबकी, तो इसे हम लर्न कर लेंगे। मेजरिंग ऑन रूलर और टेप रूलर देखो, रूलर जो होता है वो ये होता है जो कि आपने क्लास में यूज करते होंगे आप इसे। एंड मेजरिंग टेप जो मैं होता है वो आपको दिखा देता हूँ। देखो, जब मेजरिंग टेप जहाँ पे ये जो ये बॉय जो ये विंडो को मेजर कर रहा है तो ये मेजरिंग टेप की हेल्प से कर रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये होगी कि जो हम रूलर यूज करते हैं, इट मार्क विद द सेंटीमीटर ऑन वन साइड एंड इंचेज ऑन अदर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़ा स्केल है जो लार्जर यूनिट्स हैं जिनके बीच में गैप ज़्यादा है, ये सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करती हैं, और ऊपर जिनके बीच में गैप कम है ये इंचेज को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो इसे हम रूलर कहते हैं। इसकी हेल्प से हम स्मॉल लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं मेजरिंग टेप की बात। मेजरिंग टेप की जब हम बात करते हैं तो इसका जो यूज होता है ये भी सिमिलर रूलर की तरह ही होता है। ठीक है, इसमें भी एक साइड में सेंटीमीटर्स की यूनिट होती है और एक साइड में इंचेज की यूनिट होती है। ठीक है, सेंटीमीटर ऑन वन साइड एंड इंचेज ऑन अदर साइड। ठीक है, इसके थ्रू हम जो लार्ज स्केल पे हमें जो लेंथ मेजर करनी होती है, लाइक किसी फार्म की लेंथ चेक करना, ठीक है, या फिर किसी बिल्डिंग की लेंथ को चेक करना, इन सब चीज़ों के लिए हमें मेजरिंग टेप की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नाउ हमें क्या है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं तो मेजर करते टाइम पे हमें कुछ प्रिकॉशंस को अपने माइंड में रखना होता है, जिसमें हम पहली प्रिकॉशंस है वो ये है, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। हमें जब भी स्केल प्लेस कर, सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हमने स्केल यूज किया है, तो स्केल को हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ में कॉन्टैक्ट में रखना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज को हम देखते हैं, आई मस्ट बी इन प्रॉपर पोजीशन। जो हमारी आंख है वो प्रॉपर पोजीशन में होनी चाहिए। सपोज कि हमने इस ऑब्जेक्ट को स्केल के साथ में मेजर करना स्टार्ट किया, अब इसकी लेंथ को चेक करने के लिए हमें दाएं या बाएं से नहीं देखना है, हमें वहां से देखना है जहां पे कि हमें ऑब्जेक्ट हमारी आंख के बिल्कुल सीध में हो। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, ताकि हम जो भी मेजरमेंट है वो एक्यूरेटली हम ऑब्जर्व कर सकें। नाउ थर्ड, सपोज करो कि हमारा स्केल जो है वो अपने कॉर्नर की साइड से या एक्सट्रीम कॉर्नर से वो ब्रेक है। तो एक्सट्रीम कॉर्नर से ब्रेक होने के केस में हम क्या करते हैं कि उसकी एक यूनिट को हम वहां से उसको हटा देते हैं। जैसे कि ये ऊपर इंचेज में जो इसकी यूनिट दी हुई है समझे, तो हमें पता लगता है कि हमारी जो स्टार्टिंग से ये थोड़ा सा ब्रेक है, तो हम इसको स्टार्टिंग से प्लेस ना करके इसकी एक यूनिट को यहाँ पे माइनस कर देंगे और यहाँ से हम इसको प्लेस करना स्टार्ट करेंगे जहाँ से इसकी वैल्यू एक्यूरेट हमें मिल सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब भी हमारी लेंथ मेजर होगी, तो सपोज करो कि हमारी लेंथ निकल के आती है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, तो इसमें से हम जो स्टार्टिंग का 1 मीटर जो हमने छोड़ा था, जो लेफ्ट किया था, उसको यहाँ माइनस कर देंगे तो हमारी एक्चुअल लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेंथ को मेजर करते टाइम पर ध्यान रखनी चाहिए। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन है उसकी हमें लेंथ मेजर करनी है, तो हमें अपना जो 0 पॉइंट है या फिर जो हमारा बेस रूलर का जो बेस है वो हमें इनिशियल पॉइंट पर रखना है, और जहाँ पे हमारी लेंथ फिनिश होती है वहाँ पे अपनी आंख को स्ट्रेट रखते हुए हमें स्केल पे उसकी रीडिंग को नोट करना है। ठीक है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए हमें सबसे पहले एक थ्रेड की रिक्वायरमेंट होती है। उस थ्रेड की हेल्प से हम क्या करते हैं कि उस कर्व के जितना उसका कर्व है, उस कर्व के इक्वली हम थ्रेड को उसके ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये एक कर्व लाइन है, इसके ऊपर हमने एक थ्रेड को लाई किया है। अब इस थ्रेड को हम यहाँ से उठा के अपने स्केल पे इसकी लेंथ को मेजर करेंगे, और जो लेंथ इस थ्रेड की होगी वही इस कर्व लाइन की लेंथ मानी जाएगी। नाउ मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का
का डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले दो वुड के ब्लॉक, मतलब लकड़ी के 2 ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है, और इन दोनों ब्लॉक के बीच में हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिस ऑब्जेक्ट का डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको हम फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 वुडन ब्लॉक आपको दिए हुए हैं और इन दोनों ब्लॉक के बीच में एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है। ठीक है, तो अब इसका डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इसकी जो इनसाइड एज है, जो वुडन ब्लॉक की जो इनसाइड एज है, इन दोनों इनसाइड एज के बीच का जो लेंथ है वो हम मेजर करेंगे और यही लेंथ इस स्पेरिकल ऑब्जेक्ट की का डायमीटर होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा किसी स्मॉल लेंथ का ऑब्जेक्ट है या उसकी ब्रेथ बहुत स्मॉल है, हाइट बहुत स्मॉल है, तो उस ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। मेजरिंग स्मॉल लेंथ, ठीक है, स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ए कॉइन, देखो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे एक कॉइन हुआ या कोई वायर हुआ, इनकी थिकनेस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम नंबर ऑफ सिमिलर थिकनेस के हम कॉइन्स या जो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के हम कुछ नंबर्स में हम उसकी क्वांटिटी को लेते हैं या कुछ नंबर्स में हम उस ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट को लेके उसका हम एक पाइलअप बना लेते हैं। ठीक है, पाइलअप हम उसका क्रिएट करते हैं। अब उस पाइलअप की जो टोटल जो उस पाइलअप की लेंथ है, सपोज यहाँ पे इसके थ्रू हम समझते हैं, हमें एक कॉइन की हमें थिकनेस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस एक कॉइन की थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी सिमिलर थिकनेस के हम 10-15 हम कॉइन कलेक्ट करते हैं। उन 10-15 कॉइन की जो लेंथ है उसको हम स्केल के थ्रू मेजर करेंगे। स्केल के थ्रू मेजर करने के बाद उसकी लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। लेंथ फाइंड आउट होने के बाद में जितने हमने कॉइन्स यूज करे हैं उन कॉइन से उसका डिवाइड कर देंगे तो हमें सिंगल कॉइन की लेंथ हमें फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ कॉइन इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ स्टैक अपॉन नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो जो हमारा स्टैक जो पाइल अप हमने बनाया है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, उस लेंथ के साथ अगर नंबर ऑफ कॉइन्स को डिवाइड करेंगे तो हमें एक कॉइन की थिकनेस हमें मिल जाएगी। सिमिलरली डायमीटर ऑफ वायर, अगर हम किसी वायर का डायमीटर फाइंड आउट करना है तो उस वायर को हम बाइंड अप करते हैं किसी पेंसिल पे या फिर किसी पोल पे या किसी रॉड पे, हम उसको बाइंड अप करते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमें कोई वायर दिया हुआ है, इस वायर की हमें थिकनेस फाइंड आउट करनी है, तो इस वायर के हम मल्टीपल राउंड हम इस पेंसिल के ऊपर बाइंड अप करेंगे। ठीक है, बाइंड अप करने के बाद अब हमें ध्यान रखना है कि कितने हमने राउंड उसके ऊपर पेंसिल के ऊपर हमने इस वायर के किए हैं। ठीक है, और हम इसकी टोटल लेंथ को मेजर करेंगे अपने स्केल के थ्रू, रूलर के थ्रू। टोटल स्केल को नंबर ऑफ राउंड या नंबर ऑफ टर्न से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में वायर की डायमीटर फाइंड आउट हो जाएगी। तो डायमीटर ऑफ वायर इक्वल लेंथ ऑफ कॉइल डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, अगर हमें किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट का हम डायमीटर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम स्क्रू गेज का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज आती है मास। ओके, और लेंथ और डायमीटर को कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने अब तक समझ लिया है। अब हम बात करते हैं मास की। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका मास क्या होता है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, जो उसके अंदर का जो मटेरियल होता है, उस मटेरियल की क्वांटिटी को हम मास कहते हैं। ठीक है, जैसे एक कार होती है, उस कार का मास एक स्कूटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, एक स्कूटर का मास एक साइकिल से ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। मास कैन बी मेजर्ड बाय बीम बैलेंस और डिजिटल बैलेंस। मास को मेजर करने के लिए यहाँ पे हम बीम बैलेंस या फिर डिजिटल बैलेंस का हम यूज करते हैं। डिजिटल बैलेंस एक मॉडर्न टेक्निक है और बीम बैलेंस एक ट्रेडिशनल वे ऑफ मेजरमेंट है, जिसमें एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ एक अननोन यूनिट को कंपेयर किया जाता है उसका मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मास। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज की जाती है। तो यहाँ पे आप एक फिगर की हेल्प से देख सकते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ बीम बैलेंस। इसमें क्या होता है, इसमें 2 बीम और 2 पैंस होते हैं जो कि बीम के साथ सपोर्टेड होते हैं। और यहाँ पे एक साइड में हम स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते हैं और एक साइड में हम अननोन क्वांटिटी का यूज करते हैं जिसका हमें वेट मेजर करना है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हमारा स्टैंडर्ड यूनिट और अननोन यूनिट दोनों जब सेम हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो सेंटर पॉइंट पे जो हमारा बॉब लगा हुआ होता है, जिसे हम 0 पॉइंट कहते हैं,
या 0 पॉइंट पर जैसे ही हमारा स्केल आ जाता है, दैट मीन्स कि जो अननोन क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट अब हमारे स्टैंडर्ड यूनिट के साथ में, जो स्टैंडर्ड यूनिट का जो भी मास है अब वो अननोन जो भी क्वांटिटी है उसका उतना ही मास होगा। ठीक है, द मटेरियल इज देन बैलेंस बाय द वेट स्लॉट ऑफ नोन मास। ठीक है, नोन मास का जो वेट होता है वो हमारे अननोन मास के वेट के बराबर होगा जब हमारा जो 0 पॉइंट है वहां पे हमारा सेंटर पॉइंट स्ट्रेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर रखते हैं, हियर दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यू कैन सी हियर। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट, अननोन ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो उसका एक्चुअल मास हमें यहाँ इस रीडिंग में दिखाई देता है। सपोज करो कि हमें अगर रीडिंग, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं उसकी रीडिंग है 1.956, तो इसका मतलब होता है कि उसका जो मास है वो है 1 किलोग्राम और 956 ग्राम। ठीक है, सिमिलरली इफ द रीडिंग इज 7.123 देन द वेट द मास इज 7 kg एंड 123 ग्राम। एडवांटेज ऑफ डिजिटल बैलेंस ओवर बीम बैलेंस, देखो आप समझ सकते हैं कि जो डिजिटल बैलेंस होता है उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा होती है इन कम्पेयर टू बीम बैलेंस। ठीक है, तो इसीलिए हम मोस्टली जहाँ हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ डिजिटल बैलेंस प्रेफर करते हैं इन कम्पेयर टू बीम बैलेंस। मल्टीपल एंड सम मल्टीपल्स ऑफ यूनिट ऑफ मास, मल्टीपल्स वो होते हैं जिनसे हम हैवी लोड्स या हैवी मास को मेजर करने के लिए मल्टीपल यूनिट्स का यूज किया जाता है, और सम मल्टीपल्स के लिए हम लो क्वांटिटी ऑफ मास को मेजर करने के लिए हम सम मल्टीपल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ यूनिट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, और स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो मास की वो किलोग्राम होती है। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एरियाज। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एरिया जो होता है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए हमें पहले डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर करना होता है, तब हम एरिया को फाइंड आउट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी सरफेस के ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करने को हम उसका एरिया या फिर सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, हम किसी भी स्क्वायर का, ट्रायंगल का या सर्कल शेप का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट्स ऑफ एरिया, एरिया की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है, जिसे हम स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। ऐसा यूनिट जो होती है मीटर स्क्वायर होती है, इसको हम सेंटीमीटर में, ठीक है, या फिर मिलीमीटर में वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वहीं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो उसी तरह हम इसमें हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में 100 एरियाज होते हैं। तो इस चीज़ से हम इसको यूनिट को कन्वर्ट करके और हम डिफरेंट यूनिट्स में हम एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ रेगुलर सरफेस, अगर कोई सरफेस रेगुलर है, ठीक है, तो उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली, जैसे सपोज करो कि अगर हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो उसकी इसमें एरिया का जो स्क्वायर होगा वो साइड स्क्वायर होगा, मतलब साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए उसकी लेंथ ऑफ ब्रेथ को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किसी भी ट्रायंगल का बेस होता है, ये हाइट होती है। अगर हम 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं तो हमें ट्रायंगल का एरिया मिल जाता है। सिमिलरली इन केस ऑफ क्यूब, हियर ऑल साइड्स आर इक्वल, सो एनी साइड का स्क्वायर हमारे स्क्वायर का एरिया होता है। रेक्टेंगल केस में किसी भी साइड की ब्रेथ, कोई भी एक ब्रेथ और एक लेंथ का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें उस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाता है। नाउ एरिया फाइंड आउट करने के बाद देखो एक चीज और हम यहाँ समझ लेते हैं कि अगर हमें कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अननोन ऑब्जेक्ट, चलो यहाँ पर तो अगर ये नोन है, रेक्टेंगुलर है। ग्राफ पेपर को यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कि ग्राफ पेपर का जो ये एक स्क्वायर ब्लॉक होता है, ठीक है, एक स्क्वायर ब्लॉक को हम 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम इसको हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया इसको हम ट्रीट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम इसके ऊपर किसी ग्राफ पेपर के ऊपर अगर हम किसी भी रेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट को रखते हैं
तो वो जितने स्क्वायर को ऑक्यूपाई करता है उन स्क्वायर्स को हम उस स्क्वायर को हम काउंट करते हैं और उसको हम टोटल करके उसको हम ऐड करके हम उस ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सर्कुलर शेप है, इस सर्कुलर शेप का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है ग्राफ पेपर की हेल्प से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस सर्कुलर शेप के ऑब्जेक्ट को हम ग्राफ पेपर पर रखेंगे। फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि उसमें जब हमने उस ऑब्जेक्ट को रखा तो उस ऑब्जेक्ट का एक स्केच हम अपने ग्राफ पेपर पर बना लेंगे और उस ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। अब उस स्केच को बनाने के बाद हम देखेंगे कि जो ग्राफ पेपर के जो स्क्वायर्स हैं, इन स्क्वायर्स में से कितने स्क्वायर ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली इस स्केच के अंदर लाई करते हैं और कितने स्क्वायर ऐसे हैं जो कि इसके अंदर कंप्लीटली लाई ना करके उसका हाफ पोर्शन या फिर मोर देन हाफ पोर्शन उस स्क्वायर ब्लॉक का इस स्केच के अंदर लाई करता है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जो अब एरिया होता है वो एरिया किसके बराबर होता है, सर्कुलर शेप का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर प्लस 1/2 नंबर ऑफ इनकम्प्लीट स्क्वायर। इनकम्प्लीट स्क्वायर कौन से होंगे, जो कि हाफ या फिर मोर देन हाफ या फिर लेस देन हाफ अगर इस स्केच जो हमने बनाया इस स्केच के अंदर लाई करते हैं तो उनको हम इनकम्प्लीट स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं जो हमने स्केच बनाया हुआ है, इस स्केच के अंदर जो 4 स्क्वायर ब्लॉक हैं 1 2 3 4 ये कंप्लीटली लाई करते हैं, तो इसको हमने टोटल ऐड कर दिया 4। अब 1/2 जो इनकम्प्लीट है वो इनकम्प्लीट हम इसको काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारे कितने बनेंगे 12। तो 1/2 इंटू 12। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 हमारा आएगा। अब क्योंकि मैंने बताया था कि एक ब्लॉक को हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मानते हैं, तो जब हमारे पास ये 10 आया है तो इसको हम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हम कंप्लीट एरिया ट्रीट करते हुए चलेंगे। लेकिन अगर इसी एरिया को अगर हम मैथमेटिकली अगर इस एरिया को हम फाइंड आउट करें विदाउट ग्राफ पेपर, तो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला होता है 22/7 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम सब एरिया को फाइंड आउट करने के बाद अब हम समझते हैं टाइम के बारे में, मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम इज एन इंटरवल बिटवीन 2 इंस्टांसेज। इंस्टांसेज मतलब होता है कि अगर हमारे पास 2 टाइम दिए हुए हैं, ठीक है, सपोज कि एक टाइम है हमारे पास 2 PM, दूसरा टाइम है 4 PM, तो जो टाइम होगा वो कितना होगा, 4 और 2 के बीच का टाइम जो होगा वो हमारा टाइम मेजरमेंट होगा। ठीक है, सोलर डे क्या होता है, सोलर डे द टाइम टेकिंग बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जब अर्थ अपने एक्सिस पर जब एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है तो उसे एक सोलर डे कहा जाता है। ठीक है, टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो सेकंड होती है। टाइम के बहुत सारी यूनिट्स में हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है, 1 आवर 60 मिनट के बराबर। सिमिलरली 1 सेंचुरी इक्वल टू 10 डिकेड्स। यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, स्टॉप क्लॉक एंड स्टॉप वॉच। स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉच के फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये होती है हमारी स्टॉप वॉच, स्टॉप क्लॉक, और ये होती है हमारी स्टॉप वॉच। स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉच में जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर हमें किसी भी इंस्टेंस को अगर हमें मेजर करने के लिए 1 सेकंड से भी कम टाइम को हमें मेजर करना है तो वहाँ पे हम स्टॉप क्लॉक का यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे हम स्टॉप वॉच का यूज करते हैं, क्योंकि स्टॉप वॉच जो होती है वो 1 सेकंड का 10th पार्ट भी मेजर कर सकती है। ठीक है, तो इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, इसमें एक्यूरेसी कम होती है। ठीक है, स्टॉप क्लॉक के थ्रू हम किसी एक्सपेरिमेंट की रीडिंग या फिर किसी एथलीट की इवेंट कब तक कंप्लीट हो रही है इसकी रीडिंग हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे टाइम की जो मेजरमेंट है वो 1 सेकंड से कम है तो वहाँ पे हम स्टॉप क्लॉक का यूज नहीं कर पाते हैं। स्टॉप वॉच के थ्रू हम जो टाइम है वो हम सेकंड से भी अगर कम टाइम है तो हम वो भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि 1 सेकंड का 10th पार्ट भी हम इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। वॉच जो होता है, वॉच के अंदर हम 1 सेकंड से कम का टाइम हम मेजर नहीं कर सकते हैं, बट इट डज नॉट मैटर इन नॉर्मल रूटीन। ठीक है, दीज वॉचेज कैन बी मैकेनिकल और डिजिटल। जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में, ये जो वॉच है ये रिस्ट वॉच है जिसके थ्रू हम नॉर्मली टाइम को मेजर करते हैं। टाइम मेजर थ्रू एजेज,
ये डिफरेंट टाइम के साथ हमारी यूनिट जो टाइम को चेक करने की या टाइम को मेजर करने की जो डिवाइसेज हैं वो टाइम के साथ चेंज होती हुई चली गई हैं। और आज के डेट में हम 1 सेकंड का 100th फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर समझते हैं हम रीडिंग आ 24 आवर क्लॉक। तो जैसे कि आपने जो आप नॉर्मली जिस रूटीन को आप फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि नाइट के 12 के बाद से लेके और दिन के 12 तक का जो टाइम होता है उसे हम एएम में कंसीडर करते हैं। और जो उसके आगे का जो टाइम होता है अप टू 12 ओ क्लॉक इन नाइट, वो जो टाइम होता है उसे हम पीएम में कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन 24 आवर्स का जो फॉर्मेट होता है उसमें हमें एएम और पीएम को कंसीडर नहीं करना होता है। ठीक है, उसमें हम टाइम को मेजर करने के लिए हम पूरे 24 आवर्स का स्केल हम यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें जब नाइट के 12 ओ क्लॉक का टाइम होता है, मतलब 12 AM का टाइम होता है, उसे हम 24 का नाम हम उसे देते हैं अपनी क्लॉक पर, 24 आवर्स का नाम। ठीक है, उससे आगे के स्केल को हम 1, 2, 3 से स्टार्ट करते हुए और हम 24 तक का हम उसमें स्केल यूज करते हैं उसके पूरे पीरियड को मेजर करने के लिए। ठीक है, और सपोज करते हैं कि हमारा कोई टाइम दिया हुआ है 16.45, तो इस 16.45 के टाइम को हमें 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि एक जो नॉर्मली हम जो आवर्स क्लॉक यूज करते हैं उसमें जो सर्कल होता है वो पूरा सर्कल 12 यूनिट का स्केल में डिवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16.45 का अगर स्केल है तो इसे हम 12 आवर की क्लॉक पर रिप्रेजेंट करने के लिए इसे सिंपली हम 12 में से इसको माइनस कर देंगे। तो अगर इसमें 12 में से हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी निकल के वो 4.45 निकल के आएगी। तो इसका मतलब जो 4.45 होगा वो हमारा क्या होगा, ये टाइम होगा इवनिंग का। और इसे इवनिंग के टाइम को हम क्या कहते हैं, पीएम। नाइट के टाइम को हम एएम से रिप्रेजेंट करते हैं और इवनिंग टाइम को, आफ्टरनून से इवनिंग टाइम को हम पीएम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है 22.30। सिमिलरली इसको मेजर करने के लिए हम वही 12 में से इसको माइनस करेंगे और जो टाइम आएगा वो हमारा पीएम में रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी टाइम रेंज यहाँ पर दी हुई हैं, इन टाइम रेंज को हम 24 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम को मेजर करने के बाद हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को चेक करने के लिए हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है। ठीक है, और जिस डिवाइस के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करते हैं उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर के अंदर यूज होने वाला जो मटेरियल होता है वो हम कभी मरकरी भी यूज करते हैं, कभी हम एल्कोहल भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमें किस रेंज का टेम्परेचर हमें मेजर करना है। जो रेंज हमारे लिए सूटेबल होती है उस रेंज के अकॉर्डिंग ही हम अपना उसी मटेरियल का हम थर्मामीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो मरकरी जो होता है वो लो टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। ठीक है, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें थर्मामीटर का यूज करना पड़ता है, एल्कोहल थर्मामीटर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक थर्मामीटर का जनरल स्ट्रक्चर है। किसी भी थर्मामीटर में 2 पॉइंट होते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है वो बेसिकली, अगर हम बात करें स्केल्स ऑन थर्मामीटर, जो स्केल्स के थर्मामीटर के जो स्केल्स होते हैं वो 2 रेंज में डिवाइड होते हैं, 2 फिक्स पॉइंट में डिवाइड होते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है वो किसी भी आइस के मेल्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है वो लोअर फिक्स पॉइंट होता है, और आइस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे हम अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अगर हम फारेनहाइट सर्किल की बात करें तो वहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 32 डिग्री फारेनहाइट के नाम से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को हम 32 डिग्री फारेनहाइट के स्केल पर रखते हैं, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को हम 212 डिग्री फारेनहाइट के स्केल पर रखते हैं। इसी प्रकार सेल्सियस स्केल में हम सिंपली 0 to 100 का स्केल होता है। ठीक है, और केल्विन का जो स्केल होता है वो हमारा 273 से लेके 373 तक का स्केल होता है। ठीक है, तो
सेल्सियस स्केल में आप देख सकते हैं 0 to 100 100 पार्ट्स होते हैं। फारेनहाइट स्केल में आप देख सकते हैं 32 to 12, ठीक है, तो इसमें 180 पार्ट होते हैं। और केल्विन स्केल के अंदर आप देख सकते हैं 273 to 373, तो इसमें भी 100 पार्ट्स होते हैं। इनको कन्वर्ट करने के लिए आपको जो यूज करना होगा, सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 273 ऐड करना होगा, ठीक है। तो इसको आप इसी तरह से इसको आप यूनिट चेंज कर सकते हैं। टाइप ऑफ थर्मामीटर, हम जो थर्मामीटर यूज करते हैं वो अपनी हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसकी जो रेंज होती है इसमें वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक की रेंज को मेजर करता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि एक थिक ग्लास के अंदर एक मरकरी थ्रेड होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे स्केल बने हुए होते हैं जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाए जाते हैं। हम जब भी किसी पेशेंट के मुंह में या फिर उसके आर्म्स के बगल में अगर थर्मामीटर को रखते हैं तो इसका जो मरकरी का जो थ्रेड है, ठीक है, जो मरकरी थ्रेड है वो टेम्परेचर के साथ एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है। और जब मरकरी थ्रेड में जितना एक्सपेंड होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी रीडिंग को रीड करते हैं, ठीक है। और वो रीडिंग जो होती है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर शो करता है, ठीक है। नाउ अडेज वी कैन यूज द डिजिटल थर्मामीटर के अकॉर्डिंग के केस में हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है कि कुछ समटाइम्स वी हैव टू मेजर द लो टेम्परेचर, तो उस केस में क्या होता है कि हमें ऐसे थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे लोअर फिक्स पॉइंट हमारा बहुत कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है हमें लेबोरेटरी में, तो हम इस वाले थर्मामीटर का यूज करते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। मैक्सिमम थर्मामीटर यूज द मरकरी एज लिक्विड, ठीक है, क्योंकि मरकरी की हेल्प से हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमें मरकरी थर्मामीटर का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो आप यहाँ देख सकते हैं मरकरी हैज अ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि ये जो मरकरी थर्मामीटर होता है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड -39 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, क्योंकि -39 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर कोल्ड होती है, अगर हम मरकरी को अगर -39 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर हम कोल्ड करते हैं तो मरकरी हमारा फ्रीज हो जाता है और वो आगे हमें रीडिंग नहीं दे पाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका वो 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब कि हम हायर टेम्परेचर हमारा 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इस थर्मामीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं मरकरी की हेल्प से, ठीक है। तो क्योंकि इससे ऊपर जब जाएगा तो मरकरी हमारा डिजोल्व हो जाएगा, वो आगे रीडिंग हमें देने के कैपेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट। अच्छा, इसके बाद में मिनिमम थर्मामीटर यूजेज एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल जो होता है वो अगर हमें मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करना है, मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, एल्कोहल थर्मामीटर यूज करना होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये मिनिमम टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, इसमें हम -10 तक जाते हैं। ये मैक्सिमम थर्मामीटर है, इसमें -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम मेजर कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन एंड एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है। तो क्या होता है कि अप्रोक्सीमेशन और एक्यूरेट मेजरमेंट में यही डिफरेंस है कि हम अपनी डेली लाइफ में अगर हमें कोई भी मेजरमेंट अगर हमें करना है जिसमें हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वहाँ हम अपना अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत होती है तो वहाँ हम एक्यूरेट मेजरमेंट का यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फाइंडिंग द एवरेज। किसी भी चीज़ का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी जितने भी हमने मेजरमेंट काउंट करे हैं उन सारे मेजरमेंट्स का हम ऐड करते हैं और जितने नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हमने काउंट करें उनसे उसमें हम डिवाइड करते हैं, तो हमें उन सारे मेजरमेंट्स का हमें एक एवरेज मेजरमेंट फाइंड आउट हो जाता है। जहाँ पे एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं, कोई बैट्समैन है जिसने 7 इनिंग्स के अंदर उसने ये सारे 7 स्कोर किए हैं, जिसने पहली इनिंग्स में 85, दूसरी में 75, तीसरी में 65,
ऐसे करके 7th वाली इनिंग्स में उसने 73 रन उसने स्कोर किए हैं। तो हमें अब उसके स्कोर्स का जो 7 इनिंग्स में उसने जो स्कोर करा है उस स्कोर का अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करना है तो उस एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, उसकी 7 इनिंग्स में जो स्कोर हुआ है उसको हम ऐड करेंगे और नंबर ऑफ इनिंग्स के साथ उसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में उसका एवरेज निकल आएगा। अब क्योंकि हमने ये एवरेज अप्रॉक्स इसलिए लिया है क्योंकि हमें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें एक्यूरेसी कितने स्केल तक का या कितना एक्यूरेसी हमें अपने मेजरमेंट की चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यू को काउंट यहाँ पे करते हैं। So this is whole about the chapter number 2, physical quantity and measurement. I hope you like the video. Thank you. Now we come to the book exercise of this chapter. The question number 1 is select the correct options. And first one is the SI unit of length is, as I already explained in the chapter, the SI unit of length will be meters. So the options A will be correct. Now come to the second one. Which of the following is a symbol of Celsius? So option number A will be correct, degree centigrade. Now 10 millimeter is equal to 1 centimeter. Option A will be correct. The SI unit of mass is kilogram. Option C will be correct. Fifth, the SI unit of area is meter square. Option C will be correct. Now sixth one, area occupied. Sixth one, the area occupied by an object is called its area. Option A will be correct. Now come to the fill in the blanks. The quantity of wheat produced by a farmer is expressed in ton. 1 quintal equal to 100 kilogram. The lower fixed temperature in a Celsius thermometer is the melting point of pure ice. Pure ice. Thermometer is measured. Temperature is measured of fill in the blanks or fill in the blanks of an object. The answer will be hotness and coldness. Now number 5, the normal temperature of a human body is 37 degrees centigrade. The weight of an object is measured with the help of beam balance. Beam balance की हेल्प से हम वेट मेजर कर सकते हैं। क्योंकि देखो आपको अवेलेबल ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि वेट को मेजर करने के लिए हालांकि स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में वेट है तो इसलिए हमने यहाँ वेट लिखा है। वैसे एक्चुअली यहाँ पे मास होना चाहिए क्योंकि बीम बैलेंस की हेल्प से हम मास मेजर करते हैं, वेट नहीं करते, ठीक है। ओके, नाउ नंबर 7, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर स्क्वायर में कितने होंगे 100 into 100, दैट कैन आल्सो बी सेड 10 to the power 4। नाउ ट्रू फॉल्स, द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर टेम्परेचर इज फारेनहाइट। नो, क्योंकि कॉमनली यूज जो यूनिट होती है वो सेंटीग्रेड होती है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व 2 थिंग, अ नंबर एंड अ यूनिट, ये करेक्ट है। मास इज मेजर्ड द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये भी करेक्ट है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज आवर, रॉन्ग, क्योंकि सेकंड होती है स्टैंडर्ड यूनिट, सो फॉल्स। मेजरिंग सिलेंडर आर यूज टू मेजर द एरिया ऑक्यूपाइड बाई लिक्विड, ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर का यूज नहीं करते, हम वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर का यूज करते हैं, सो ये फॉल्स हो जाएगा। नाउ कम टू द मैचिंग, लेंथ ऑफ फार्म, ठीक है, जो फार्म है उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेजरिंग टेप, तो आंसर डी विल बी करेक्ट। थिकनेस ऑफ ए वॉल, थिकनेस ऑफ ए वॉल जो होती है वो मेजरिंग स्केल एंड ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक और स्केल के थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं किसी भी बॉल की थिकनेस को मेजर करने के लिए, तो आंसर ई विल बी करेक्ट। मास ऑफ एन एप्पल, थर्ड, कॉमन बैलेंस, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बेस करने के लिए हम कॉमन बैलेंस या फिर बीम बैलेंस या फिर डिजिटल बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सॉरी मास ऑफ एप्पल, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम फॉर स्टडी, स्टडी के लिए जो टाइम मेजर करते हैं वो हम किससे करते हैं, क्लॉक से, आंसर ए विल बी करेक्ट। टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी के लिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं, सो आंसर सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सरफेस ऑफ लीफ, इसको लीफ के सरफेस को मेजर करने के लिए हम ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, क्योंकि लीफ जो होती है वो इरेगुलर शेप होती है और इरेगुलर शेप का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें ग्राफ पेपर का यूज करना पड़ता है, सो
Options F will be correct. Now come to the odd one out. Footstep, scale, cubit, hand span. तो इसमें से स्केल करेक्ट होगा क्योंकि ये जो रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस हैं वो सारे कन्वेंशनल या फिर जो अर्लियर यूज होने वाली यूनिट है, और स्केल ये मॉडर्न एरा में यूज होने वाला लेंथ को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं किलोग्राम जो होता है वो मास को मेजर करता है, बाकी ये सब लेंथ को मेजर करते हैं, तो किलोग्राम हमारा ऑड हो जाएगा यहाँ पे। मिनट, सेकंड, आवर, सेंड क्लॉक। मिनट, सेकंड, आवर जो होते हैं ये सब मॉडर्न यूनिट हैं टाइम की, और सेंड क्लॉक हमारी बहुत कन्वेंशनल यूनिट है, तो इसलिए सेंड क्लॉक हमारी ऑड हो जाएगी। यहाँ एरिया, डिजिटल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर। तो ये जो 3 है ये थर्मामीटर के टाइप हैं, और एरिया हमारा एक यूनिट है, ठीक है। तो इसमें इसको हम एरिया को ऑड वन आउट कर देंगे। इसके बाद हम अब बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, डिफरेंशिएट, थिंक क्रिटिकली से पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो आप सभी लोग को न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझने हैं। तो सबसे पहले हम बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ न्यूमेरिकल। 1 डजन 5 रुपीज coins are pile up. If the height of pile is 3 centimeter 5 millimeter, find the thickness of 1 5 rupees coin. मतलब हमें 5 रुपए के कुछ सिक्के दिए हुए हैं जिनके नंबर हैं 1 डजन मतलब 12, ठीक है। अब ये जो सिक्के हम एक जगह पे इकट्ठे करते हैं तो इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, जो इसकी हाइट बनती है वो हाइट बनती है 3 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर की। तो हमें थिकनेस बतानी है। तो बच्चों मैं जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट की अगर हमें थिकनेस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसकी जो ऑब्जेक्ट को हम मिला के एक पाइल अप बनाते हैं, उस पाइल की जो हाइट है उससे हम नंबर ऑफ कॉइन्स को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें थिकनेस मिल जाती है एक कॉइन की। तो यहाँ कॉइन की बात कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉइन कितने हमारे पास 12, और हम 12 कॉइन्स को जब एक साथ इकट्ठा रखते हैं तो उसकी हाइट को जब हम स्केल से मेजर करते हैं तो हाइट हमारी निकल के आती है 3 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो इसकी अब थिकनेस हम मेजर करेंगे तो क्या करेंगे, जो पाइल की हाइट बनी है उसको नंबर ऑफ कॉइन से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारी एक कॉइन की थिकनेस निकल के आएगी जो कि हम इसमें आएगी 0.29 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर टू ऑल? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 55 मीटर एंड द ब्रेथ इज 40 मीटर। कैलकुलेट द एरिया, ठीक है। लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो रेक्टेंगुलर का एरिया आपको पता है, रेक्टेंगुलर एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ आपकी 55 है और ब्रेथ आपकी 40 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2200 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा एरिया। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि एरिया की जो यूनिट होती है वो हमेशा स्क्वायर में होती है, ठीक है। तो स्क्वायर में होती है तो यहाँ पे स्क्वायर मेंशन करना जरूरी है यूनिट के साथ, तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड वन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ मेटल इज 450 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपको अगर ये सारी चीजें पता है तो ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे आप, एरिया में लेंथ का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू 450 सेंटीमीटर, लेंथ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला हमारे पास होता है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया में लेंथ का डिवाइड कर देंगे। सिंपली आपको एरिया और लेंथ दी हुई है, इसको डिवाइड करने के बाद हमारी ब्रेथ फाइंड आउट हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। योर फादर इज बैक होम फ्रॉम ऑफिस एट 17:30, कन्वर्ट द टाइम इंटू 12 आवर फॉर्मेट। कहने का मतलब हमें 12 आवर क्लॉक में टाइम दिया हुआ है, ठीक है। जो फादर हैं वो घर पे वापस आते हैं 17 आवर 30 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली जो हमारा टाइम होता है उसको हम 12 में से अगर हम माइनस कर देते, उस टाइम को अगर हम 12 से माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैक टू होम टाइम है वो 17:30 है, ठीक है। 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा 24 आवर्स का टाइम है, ठीक है, 24 आवर्स स्केल पे जो टाइम दिया हुआ है उसको हम 12 से माइनस कर देंगे, तो जो टाइम आएगा वो हमेशा हमारा PM में होगा। इट ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड व्हेन वी डिडक्ट द 24 आवर क्लॉक टाइम फ्रॉम 12, देन टाइम विल बी इन PM। दैट क्लियर? नाउ कम टू द लास्ट वन।
द ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 4:45 एंड रीच कोलकाता एट 23:30, कैलकुलेट टाइम टेकिंग बाई इट टू रीच फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता। ठीक है, एक ट्रेन है जो कि दिल्ली से स्टार्ट होती है और कलकत्ता पे पहुंचती है। तो दिल्ली से स्टार्ट जब होती है ट्रेन तो प्लेटफॉर्म छोड़ने का जो उसका टाइम यहाँ दिया हुआ है वो 4:45 दिया हुआ है। ठीक है, और जब वो कलकत्ता में स्टेशन पर पहुंचती है तो उसका टाइम जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 23 आवर 30 मिनट। ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल जर्नी में हमारा कितना टाइम लगा। तो टोटल जर्नी का टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि हमें जो स्केल होता है हमारे पास में वो 12 आवर के फॉर्मेट में हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 12 आवर के फॉर्मेट में जब हम 4:45 पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो 12 आवर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 4:45 का जो टाइम होता है वो आपका मॉर्निंग का 4:45 का टाइम होता है। ठीक है, तो अब इसे हम 12 आवर के स्केल में अगर हम देखेंगे कि हमारे जो दोपहर के 12 बजते हैं, ठीक है, 12 PM जो दोपहर के 12 बजते हैं, तो वो सुबह के 4:45 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का टाइम पहले हम कैलकुलेट करेंगे। फिर इस टाइम के बाद में यहां तक जितना टाइम लगा, मतलब जो पहुंचने तक का टाइम था 23:30 मिनट, तो इसको हम यहां से आगे फिर यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक का कितना टाइम लगा, ये कैलकुलेट करेंगे पहले। इससे पहले हम यहां से जो स्टार्टिंग टाइम है हमारा यहां से और 12 PM तक का टाइम हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम 4:45 टू 12 PM। तो ये आपको मैं बता दूं 4:45 से 12 PM का कितना टाइम हो जाएगा, इसको आप अब माइनस कर दीजिए 12 में से 4:45, तो आपको निकल के आएगा 7 आवर 15 मिनट। ठीक है, मतलब जब ये सुबह 4:45 पे ट्रेन चलती है तो दोपहर 12 बजे तक इसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, दोपहर 12 बजे तक का टाइम कितना हो जाएगा, 7 घंटे 45 मिनट। ठीक है, इसके बाद में अब जब दोपहर को फिर दोपहर के बाद में अब ये इसका लास्ट टाइम कितना है 23 आवर 30 मिनट। ठीक है, 24 आवर्स के स्केल में। अब 12 आवर्स से लेकर 23 आवर 30 सेकंड तक 30 मिनट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, 23 आवर्स में 23 आवर्स 30 मिनट में से हम 12 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेंगे 11 घंटे 30 मिनट। मतलब दोपहर 12 बजे तक 7 घंटे 7 आवर 15 मिनट और दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर 23 आवर 30 मिनट तक का टाइम हो जाएगा 11 घंटे 30 मिनट। तो इन दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम जो हमारा लगा पूरी जर्नी में, मतलब दिल्ली से कलकत्ता तक का जो टोटल टाइम लगा वो हमें कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे मिल जाएगा 18 आवर्स 45 मिनट। हाँ, तो बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिफाइन। तो यहाँ पे 5 डिफाइन दिए हुए हैं, मास, टाइम, यूनिट, मेजरमेंट एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मास। अच्छा, तो सभी लोग अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं जो टीचर्स ने आपको प्रोवाइड करे हैं, ठीक है, वो ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मास क्या होता है। डिफाइन मास, मास इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसका मैटर होता है, जो क्वांटिटी उसके अंदर उसके इनसाइड जो कंटेंट होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। सेकंड है टाइम। टाइम इज एन इंटरवल बिटवीन 2 इंस्टेंसेज। जो 2 इंस्टेंस होते हैं उनके बीच का जो टाइम होता है उसे हम टाइम कहते हैं। ठीक है, यहाँ समझते हैं कि हर चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट होता है, या फिर हर चीज का इनिशियल पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट होता है। तो उन दोनों पॉइंट के बीच के टाइम को, इंटरवल को हम क्या कहते हैं, टाइम। यूनिट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, कांस्टेंट क्वांटिटी यूज फॉर कंपैरिजन। जैसे कि आपको पता है मेजरमेंट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो कि सब जगह पर कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो उसे हम यूनिट कहते हैं। मेजरमेंट, द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी टू द नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो हमारी नोन क्वांटिटीज होती है। उस नोन क्वांटिटी को अगर हम किसी अननोन क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं तो हमें उसका मेजरमेंट पता लगता है। टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सबस्टेंस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का जो उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस होती है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफाइन। इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स की। ठीक है, यहाँ पर 4 शॉर्ट आंसर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है हैंड स्पैन एंड क्यूबिट कैन नॉट बी यूज एट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बाई। ठीक है, जो हैंड स्पैन जो हम मॉडर्न जो ट्रेडिशनल हम यूज करते हैं, ठीक है, हैंड स्पैन और जो हाफ हैंड को एक क्यूबिक मीटर मानते हुए जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो हम उसे स्टैंडर्ड यूनिट नहीं कंसीडर कर सकते। उसका क्या कारण है, देखो
एवरी पर्सन, आंसर देखो आप यहाँ पे, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट लेंथ ऑफ हैंड विच विल क्रिएट डिफरेंस इन मेजरिंग सेम लेंथ, ठीक है। सो हैंड स्पैन एंड क्यूबिट कैन नॉट बी यूज एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। देखो हैंड स्पैन और क्यूबिट जो हम यूज करते हैं वो वो पर्सन टू पर्सन वो वेरी होगा, ठीक है। किसी का हैंड साइज बड़ा है, किसी का स्पैन साइज बड़ा है, किसी का छोटा है, तो इसलिए हम वो डिफरेंट पर्सन्स के केस में उसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट होगी, तो इसलिए हम उसे स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट हर केस में इक्वल और सेम होनी चाहिए सब जगह पे, ठीक है। नाउ सेकंड, व्हाट इज मीन्ड बाय एरिया, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। एरिया हम किसे कहते हैं और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। द आंसर इज द सरफेस विद इन अ गिवन सेट ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड एरिया, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के हम सरफेस को हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, और उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। व्हाट इज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट, ठीक है। बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में कितना होता है। नेम आर डिवाइस टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस हम यूज करते हैं। नाउ आंसर देखो, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं फारेनहाइट स्केल पर अगर बात करें तो 98.6 फारेनहाइट होता है। थर्मामीटर इज यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जो इंस्ट्रूमेंट जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है वो है थर्मामीटर, राइट। नाउ फोर्थ वन, वाई डू वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। हमें क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। द स्टैंडर्ड यूनिट प्रोवाइड द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी फॉर एवरी पर्सन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर हाइट एंड वेट, ठीक है। देखो क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट मैंने आपको बताया कांस्टेंट होती है और ये मोस्टली पीपल्स के द्वारा ये एक्सेप्ट की हुई इंटरनेशनल यूनिट होती है, जिसके थ्रू हमें करेक्ट मेजरमेंट हमें किसी भी क्वांटिटी का मिलता है, ठीक है। और ये किसी के हाइट वेट या किसी अदर फैक्टर से इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सो इस स्टैंडर्ड यूनिट की हमें रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। नाउ कम टू द लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है डिस्क्राइब द मेथड यू वुड यूज टू फाइंड द थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर ऑफ योर टेक्स्ट बुक। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर जो पेजेज होते हैं, जो पेपर शीट्स होती हैं, उनका हम थिकनेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मेथड हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो थिकनेस ऑफ शीट ऑफ अ पेपर कैन बी मेजर्ड बाई यूजिंग अ स्क्रू गेज। हम स्क्रू गेज का यूज करके हम शीट की थिकनेस को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि शीट की थिकनेस बहुत स्मॉल होती है और स्मॉल थिकनेस को मेजर करने के लिए हम स्क्रू गेज का यूज करते हैं, ठीक है। स्टेप टू मेजर, फिक्स द शीट पेप ऑफ पेपर विद स्क्रू अनविल, मेजर द रीडिंग ऑन पिच स्केल एंड सर्कुलर स्केल, टेक आउट द मीन ऑफ द सेवरल रीडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेपर शीट को हम स्क्रू अनविल के अंदर लगाते हैं, वहां पे हम स्केल पे रीडिंग को चेक करते हैं, पिच स्केल पे और सर्कुलर स्केल पे रीडिंग को हम रीड करेंगे, ठीक है। और उसका मीन जो होगा वो उसका थिकनेस होगी। नाउ कम टू द सेकंड वन, स्टेप द प्रिकॉशंस विच शुड बी टेकन वाइल यूजिंग अ मीटर स्केल टू मेजर लेंथ। जब हम मीटर स्केल का यूज करते हैं तो उसकी लेंथ को मेजर करते टाइम पे हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस ट्रीट करनी चाहिए वो हमें बतानी है। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे ऑलरेडी बता चुका था, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन, द स्केल मस्ट बी प्लेस अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है उसकी लेंथ वाइज ही हमें अपने स्केल को प्लेस करना चाहिए। नंबर सेकंड, आई शुड बी एग्जैक्ट अबव द पॉइंट, ठीक है। जहां पे हमारे स्केल का जो रीडिंग है उस रीडिंग के ऊपर ही हमारी जो आंख की डायरेक्शन है वो वहां पे प्लेस होनी चाहिए। द एंड ऑफ द स्केल मस्ट नॉट बी ब्रोकन, ठीक है। जो एंड्स हैं उसके, या स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंड पॉइंट जो है स्केल के, वो ब्रेक नहीं होने चाहिए। तो ये हमारे कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। नाउ कम टू द थर्ड ऑफ लॉन्ग आंसर्स, हाउ विल यू मेजर द डायमीटर ऑफ बॉल। किसी भी बॉल का हम डायमीटर कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके लिए हमें दो वुडन ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। डायमीटर ऑफ बॉल कैन बी मेजर बाय द फॉलोइंग स्टेप, टेक
अ स्केल, पहले हमें एक स्केल लेना है और 2 रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक लेने हैं हमें। प्लेस द बॉल इन बिटवीन द ब्लॉक, हमें दोनों ब्लॉक के बीच में बॉल को प्लेस करना है। डिस्टेंस बिटवीन द इनर एज, जो ब्लॉक की इनर एज है उन दोनों इनर एज के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बॉल का डायमीटर होगा, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर 4 थी राइट डाउन द स्टेप टू मेजर द थिकनेस ऑफ 1 रुपीज कॉइन। 1 रुपये के कॉइन की थिकनेस हमें पता करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप टू मेजर द थिकनेस ऑफ 1 रुपीज कॉइन, काउंट एंड पाइल अप कॉइन अगेंस्ट अ वर्टिकल रूलर। एक वर्टिकल डायरेक्शन में हमें कुछ कॉइन्स लेने हैं और उन कॉइन्स की हमें लेंथ का पता करना है रूलर स्केल के थ्रू, ठीक है। अब उसकी जो थिकनेस मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, थिकनेस मेजर करने के लिए उसकी जो टोटल लेंथ है, पाइल जो हमने बनाया है उसका कॉइन्स का, उस कॉइन्स के पाइल्स की टोटल लेंथ का हमें डिवाइड करना है उस पाइल्स के अंदर यूज हुए कॉइन्स से, ठीक है। सपोज कि हमारी कोई पाइल की लेंथ है 50 सेंटीमीटर और हमने 5 कॉइन हमने 10 कॉइन्स हमने यूज करे हैं, ठीक है। तो हर कॉइन्स की जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, 50 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द फिफ्थ वन, what are the precautions in using doctor's thermometer to measure the temperature of human body। मतलब ह्यूमन बॉडी का जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है, डॉक्टर के थर्मामीटर के द्वारा, उसमें हमें क्या प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए। तो इसमें प्रिकॉशंस है वो ये हैं, इट शुड बी प्लेस इन द माउथ और अंडर द आर्म, ठीक है, मतलब आर्म के अंडर या फिर माउथ में ही हमें प्लेस करना चाहिए। शुड नॉट बी प्रेस्ड टू हार्ड, इसे हमें ज़्यादा जोर से नहीं दबाना चाहिए। इट शुड बी क्लीन्ड बिफोर यूज, और यूज करने से पहले हमें इसे क्लियर साफ करना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन बीम बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ देख लेंगे इसको। पहले बीम बैलेंस की बात करते हैं, इट इज ऑपरेटेड मैनुअली। बीम बैलेंस जो होता है वो मैनुअली ऑपरेटेड होता है और ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। इट डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट मेजरमेंट, इट प्रोवाइड एग्जैक्ट मेजरमेंट, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है इसमें। नाउ सेकंड वन इज स्टॉप वॉच एंड स्टॉप क्लॉक। इट कैन मेजर 1/100th ऑफ अ सेकेंड, ये 1 सेकेंड का 100th पार्ट भी मेजर कर सकता है स्टॉप वॉच। और स्टॉप क्लॉक के अंदर हम 1 सेकेंड से कम वाला पार्ट हम मेजर नहीं कर पाते। इट इज कन्वीनियंट टू यूज, ये यूज करने में बहुत आसान होता है। इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज, और ये यूज करने में आसान नहीं होता है। नाउ कम टू द थर्ड वन, डॉक्टर्स थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। डॉक्टर्स थर्मामीटर इट रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इट रेंजेज फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसकी रेंज कम होती है, इसकी रेंज ज़्यादा होती है। ये लोअर टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता है, ये लोअर टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकता है। इट इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, इसका बॉडी टेम्परेचर यूज करने में मेजर करते हैं। इसका हम केमिकल सब्सटेंस जो भी लैब में यूज होते हैं उनको हम मेजर करने में, टेम्परेचर मेजर करने में यूज करते हैं। न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ। नाउ कम टू द थिंक क्रिटिकली। You are given 2 boxes, a square box of 6 centimeter and a rectangular box of size 4 into 9 meter, ठीक है। Which of them has a bigger area? By how much? Suggest a rectangle whose area is sum of the area of given square and given rectangle। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया हुआ है, 2 बॉक्स दिए हुए हैं, जिन 2 बॉक्स में एक तो हमारा स्क्वायर है और एक हमारा रेक्टेंगल है। स्क्वायर जो है उसकी चारों साइड्स कितनी की हैं, 6 मीटर की हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल है उसमें लेंथ हमारी 4 मीटर की है, दोनों साइड्स की लेंथ 4 मीटर की है और दोनों साइड्स की ब्रेथ हमारी 9 मीटर की है। तो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करना है और हमें बताना है कि कौन सा किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का, रेक्टेंगुलर का, और कितना ज़्यादा है ये हमें बताना है। फिर उसके बाद हमें एक ऐसा रेक्टेंगल सजेस्ट करना है जिसका एरिया इन दोनों एरियाज के टोटल के बराबर हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमने स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करा 36 मीटर स्क्वायर,
और फिर हमने रेक्टेंगल का एरिया मेजर किया, वो भी 36 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इन इट इम्प्लाई बोथ ऑफ देम हैव इक्वल एरिया, ठीक है। तो कहने का मतलब इन दोनों का एरिया जो है वो सेम है। नाउ कम टू द सेकंड ऑफ थिंक क्रिटिकली। गोविंद इज फीलिंग कोल्ड ऑन अ हॉट समर डे। Is his body temperature below normal or above normal? How will he get to know that? Write down the device he would need to use and the step involved to find the body temperature. जैसे कि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि गोविंद जो है वो गर्मियों के दिन में अगर वो उसको कोल्ड महसूस हो रहा है, कोल्ड फील कर रहा है, तो उस केस में क्या है कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा है या कम है। पहले तो उसे ये पता करना है और ये पता करने के लिए उसे कौन सी डिवाइस यूज करनी पड़ेगी। आंसर देख लेते हैं। सिंस गोविंद इज फीलिंग कोल्ड ऑन हॉट समर डेज इट मीन्स हिज बॉडी टेम्परेचर इज बिलो नॉर्मल। मतलब कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कम है, तभी उसे समर टाइम पे, हॉट समर में उसे कोल्ड फील हो रहा है, ठीक है। अ क्लिनिकल और डिजिटल थर्मामीटर शुड बी यूज टू नो द एग्जैक्ट थर्मामीटर। अब उसकी बॉडी का जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो मेजर करने के लिए वो कौन सी डिवाइस यूज कर सकता है, क्लिनिकल या फिर डिजिटल थर्मामीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2 इन फिजिक्स ऑफ क्लास 6. I hope you like the video. Thank you.